आज है अपना लेक्चर नंबर 8। लास्ट वाले लेक्चर में पीडीएफ में मॉलिक्यूलरिटी वगैरह तो गया नहीं है ना? तो आप एक बार देख लेना अपने प्रिंटेड नोट से आपके काम चल रहे हैं क्या, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं बताया था। मॉलिक्यूलरिटी बताई थी आपको और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बताया था, यही बताया था ना? नहीं, देवांग तो था नहीं लास्ट क्लास में, आप थे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बताया। हाँ तो बताओ क्या कह रहा? हाँ वीडियो में तो सारा होगा ही, क्योंकि इजी टॉपिक हुआ था लास्ट में। देवांग का फायदा हो गया कि इजी टॉपिक। इसके बाद क्या? मेरा क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं, मतलब एक रिस्पेक्टिव वे में फायदा है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ क्लास छूट। हाँ क्लास छूटना तो गलत बात है, लेकिन अगर छूटी है तो इजी टॉपिक की छुट्टी है, ये फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। और ये एक इत्तेफाक होता है कि जिस दिन हमें कोई काम है, हमारी कोई क्लास ऑफ हो जाती है और उस दिन कोई इजी टॉपिक पढ़ा दिया जाए या उसी दिन कोई टफ टॉपिक पढ़ा दिया जाए उसका, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है ना। आज हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, रेट के ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर, कि रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, इसकी बात की। ठीक है, तो पहले भी आपको बताया है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स, 2 टाइम्स भी होता है किसी किसी के केस में, 3 टाइम्स भी होता है, कहीं 2.5 भी होगा, 2 to 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज करता है। मतलब मान लो, सपोज आप ऐसे कहते हो कि आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे के की वैल्यू मान लीजिए है 10। ठीक है, तो अगर आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हो, 70 करते हो, 80 करते हो, तो इस रूल के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? अगर 2 टाइम्स रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, उसी रिस्पेक्ट में रेट भी चेंज होता है। अगर रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे, तो कितना हो जाना चाहिए? 20 हो जाएगा। फिर अगर 60 to 70 करोगे तो कितना हो जाना चाहिए? 40 हो जाएगा। अगर यहाँ 70 to 80 करते हो तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 80 हो जाएगा, है ना? तो ऐसे चेंज होना चाहिए आइडियली, ऐसा है ना, आइडियल बात की जा रही है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं कि रेट कांस्टेंट या रेट टेम्परेचर को बढ़ाने पे डिक्रीज भी करते हैं, इसके एक्सेप्शन भी। ज्यादातर केसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज होता है। तो इसके लिए एक तो आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, और एक पढ़ रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये पहले बता चुकी हूँ आपको। हाँ जी, हाँ वो बताएंगे। हाँ उसमें हर रिएक्शन का अपना काइनेटिक्स होता है ना। ठीक है, अभी बताएंगे उस एक्सेप्शन को क्या है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? के की वैल्यू अगर आप निकालते हो, मान लो के की वैल्यू निकालो किसी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, और के की वैल्यू निकालो टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दो तो उसको आप क्या कहते हो? टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि अगर आपको मान लो के की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और के की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मान लो दिया हुआ है 2, और आपका ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। क्या करोगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होगा? के एट 60 बाई के एट 50। यही तो करोगे। अब 50 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है, के एट 60 तुम्हें निकालना है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी मान लो आपको दे दें,
टेम्परेचर कोफिशिएंट मान लो तुमको दे दिया इन्होंने 3 सपोज, तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के 60 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, बस याद रखना है ये पॉइंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद रखना है। फिफ्टी टू 60, हाँ 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 लिख दो। 50 to 60 जब कोफिशिएंट नहीं दे रखा हो तब अप्रोक्सीमेटली में 2 टाइम्स कर दो तुम। ठीक है, हाँ तब अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स, जनरली 2 टाइम्स होता है। अब यहाँ पे तो कोफिशिएंट इन्होंने 3 दे रखा था, मेंशन था, तो अगर वैल्यू मेंशन है तो आपको वही लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है, एक इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस इसको देखने के लिए, उसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के और टी और एक टर्म है जिसको बोलते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें रिलेशन बताता है। के इज इक्वल टू होता है ए डॉट ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये है आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो देख लेते हैं। के की अगर बात करो तो इट इज रेट कांस्टेंट, ये जो ए है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये ई एक्सपोनेंशियल के पहले लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, या आप कभी कभी किसी किसी बुक में आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते या आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते। ए, ठीक है, ई क्या है आपको पता ही है। ई क्या है, ई को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आर की अगर बात करो इस इक्वेशन में, तो आर आपने गैस कांस्टेंट पढ़ा ही है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल वाले को कैपिटल जी को भी बोलते हैं ना यूनिवर्सल। टी हो गया आपका टेम्परेचर इन केल्विन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर की यूनिट सबको मालूम है, आर की यूनिट पूछा क्या जा रहा है, बता क्या रहे हैं, क्या ऐसे करोगे तुम लोग। आर की यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर की निकालनी है पीवी बाई एनटी। अगर इसको एटीएम लेते हो, इसको लीटर लेते हो, ये मोल है, ये केल्विन है। ठीक है, अगर इसको पास्कल लोगे, इसको मीटर क्यूब लोगे, ये मोल केल्विन, पास्कल और मीटर क्यूब को जब आप बनाते हो तो ये एनर्जी का यूनिट हो जाता है, तो जूल पर मोल इंटू केल्विन। क्लियर है बात, पास्कल इंटू मीटर क्यूब करोगे तो यही बनेगा ना, जूल एनर्जी की तो बनेगी। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, तो न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर तो आपको पता ही है, एफ इंटू एस, यही तो पढ़ते हो वर्क का फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। ये सब टिप्स पे होना चाहिए। अभी तो हमने यूनिट पूछी, डायमेंशन पूछ लेते तब तो और टाइम लगा देते तुम। डायमेंशन चैप्टर है आपके, हाँ
अरे आएगा नहीं जेई में। हाँ चैप्टर जेई का पूछ रहे हैं, 11th-12th का नहीं पूछ रहे हैं। यूनिट वगैरह याद होनी चाहिए ना। अभी कैपिटल जी की पूछ लेते तब तो पता नहीं क्या करते। बता दो जरा। बस रहने दो, पेन मैन उठा के बता रहे मतलब याद नहीं है। हाँ बताओ भैया, तुमको भी एग्जाम देना है जेई का। सुहानी, ब्लैंक क्या होता है? तो पढ़ो, धीरे धीरे उठाओ। ऑनलाइन में बच्चे बताइए कैपिटल जी की यूनिट जल्दी से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की न्यूटन। ये फॉर्मूला होता है आर, तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे जैसे राशि ने आंसर दिया ऐसे आंसर आना चाहिए। चलो अपने आर्हीनियस पे आ जाते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस को ये बता रहा है रेट कांस्टेंट, और आपका ये अब इसकी बात कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम नहीं जानते अभी तक। एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। मान लो कोई रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी 50 जूल है सपोज, ठीक। अब इसको बाहर से एनर्जी मिल जाती है 60 जूल और मिल जाती है, तो तब ये जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब 60 जूल और ऐड कर देते हो इसमें एनर्जी, तब ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब इसकी ये जो 50 जूल एनर्जी थी, इसके अलावा इसको और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, 60 जूल की। तो ये जो अमाउंट होगा, जो एक्स्ट्रा उसको चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा अब इसको चाहिए, प्रोडक्ट कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा उसको एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ऐसे इसीलिए डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी रिएक्टेंट के पास, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 50 जूल पहले से थी, 60 उसने लिया तो 110 जूल हो जाएगी, इतनी एनर्जी हो जाएगी। सपोज किया हमने, ऐसा नहीं कि ये डेटा याद कर लो तो, ठीक। तो 110 हो जाएगी। तो जब प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी उस समय टोटल एनर्जी कितनी है कन्वर्ट होने के लिए, उसको टोटल कितनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं ईटी, ई थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं, ई थ्रेशोल्ड। जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, थ्रेशोल्ड वर्ड कहाँ पढ़ा था 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ पे, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फोटोन डालते हो तो कितना आपकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ई थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें, मतलब उसको टोटल कितना उसका एनर्जी पहुंच जाए जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, तो उस टोटल एनर्जी को बोलते हैं ई थ्रेशोल्ड। जितना उसको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ तो रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती ही है, जितना उसको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एक्टिवेशन अगर उसको मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात? अब देखो, एक ग्राफ कभी कभी आपको
बुक में ऐसे देखने को मिलता है। ये एनर्जी दिखाई गई है यहाँ पे दिखाया जा रहा है ई आर। ई आर का मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी। यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी को शो कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है। अब अगर देखो तो यहां से ये ई आर एनर्जी थी इसके पास, ई आर से जब एनर्जी यहां तक बढ़ी, इस पॉइंट तक इतनी बढ़ाई गई एनर्जी, तब जाकर के जब इस पॉइंट पे एनर्जी पहुंचती है तब जाकर के ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट होगा आपका, ये ई होगा एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर टोटल बोलो कि रिएक्टेंट के पास टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो इतनी ये और इतनी पूरी ये दोनों को मिला के क्या बोलोगे आप, ई थ्रेशोल्ड बोलोगे। तो अगर आप बोलो ई टी, तो ई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आर प्लस ई आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है। अब देखो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो, इधर एनर्जी दिखाई गई है और इधर पे क्या रिएक्शन में क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं। तो इधर अगर एनर्जी दिखाई गई है तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, ऊपर है लेवल सीधे सीधे। यस और नो। तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो आप, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी के लेवल से ज्यादा है। तो जब ऐसा आपको रिएक्शन दिखाई देता है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो और रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, इसका मतलब एनर्जी का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। पूरे प्रोसेस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, कैसा टाइप का रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक बोल सकते हो। रिएक्शन को क्या बोल सकते हो, एंडो। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई कोलिजन की, कि भाई रिएक्टेंट के पास, मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी थी, वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे उनकी एनर्जी इस बॉर्डर लाइन के पास पहुंच गई या उससे ऊपर हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट होने लगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। जिनके पास एनर्जी इतनी ये नहीं बढ़ा पाए, इससे कम पे रह गए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। उनकी कितनी भी एनर्जी हो, मान लो ये वैल्यू टोटल 110 थी, अगर टोटल किसी मॉलिक्यूल के पास 110 नहीं हो पाती है तो वो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट होगा, जो इफेक्टिव कोलिजन करेगा, जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन के लिए जितनी चाहिए उतनी है, एनर्जी के टर्म्स में ये बोल सकते हो। और दूसरा क्या बोला था हमने, एक जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। किसी भी रिएक्शन को होने में दो बैरियर है, एक है आपका एनर्जी बैरियर, दूसरा कौन सा था, ओरिएंटेशन बैरियर। उसी की बेसिस पे क्या बोला गया था कि कुछ कोलिजन होंगे आपके इफेक्टिव। कोलिजन को कितने तरीके से बताया था आपने, लास्ट टाइम पे बात हुई थी, लास्ट टू लास्ट पे कोलिजन्स जो थे वो कैसे थे, कुछ को इफेक्टिव बोलते हो और कुछ को क्या बोलते हो, इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है आपका, प्रोडक्ट बनता है और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस इफेक्टिव कोलिजन के होने के लिए दो आपके बैरियर कौन से होते हैं जिसको इसको क्रॉस करना पड़ता है, एक को बताया था एनर्जी बैरियर, जैसा कि अगर इस एग्जांपल को देखो तो एनर्जी बैरियर कितना था, 110 जूल एनर्जी उसकी हो जानी चाहिए थी। दूसरा कौन सा था, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या बताया था आपको, दीपक बताइए।
ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब बताया था? आप थे ना लास्ट क्लास में? चलिए जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? फॉर्मेशन से रिलेटेड था, क्या था? सुहानी थे क्लास में? कहाँ थे? आप थे क्लास में? तो क्या था ओरिएंटेशन? कौन बताना चाहता है ऑनलाइन में? केवल और केवल मेरे पढ़ाने से, टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप सीरियसली पढ़ोगे नहीं। प्रीवियस क्लास के का लेक्चर पढ़ के आया करो। इसी प्रीवियस में ही बताया था ओरिएंटेशन, मगर पीडीएफ नहीं थी। चलो, ओरिएंटेशन का क्या मतलब था? वो एग्जाम्पल आपको बताया था ना, कौन सा, अर्जुन वाला, कि अर्जुन, द्रोणाचार्य ने टास्क दिया, क्या टास्क दिया कि भाई मछली है और वो भी ऊपर की तरफ क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और आपको उसकी आईज में क्या करना है, तीर लगाना है, निशाना लगाना है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने उठाया और किसी भी एंगल पे दे दिया। तो हाँ, बताए थे आपको आके, बताए थे आपको आके। सारांश कह रहे हैं अर्जुन ने 45 डिग्री पे मारा था। क्या ओरिएंटेशन का डिफाइन लिखना है? अच्छा, ओरिएंटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन से एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे है, जैसे कि वही वाली बात जो अर्जुन वाली बात हुई कि यहाँ पे फिश है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। फिश की पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और उनको क्या कर रहा है, यहाँ से एंगल बनाना है। तो एक प्रॉपर एंगल चाहिए ना, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन तो रखना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि फिश यहाँ है और अर्जुन उस डायरेक्शन में लगाने लगे निशाना और हो जाएगी बात। वो डायरेक्शन ही नहीं है इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल मान लो ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है। अब इन दोनों को अगर रिएक्ट करना है और दोनों मॉलिक्यूल के लिए रिएक्शन साइट, जैसे ए के पास रिएक्शन साइट मान लो ये, इधर कोई रिएक्शन साइट है नहीं इस तरफ, और बी आ जाए इधर से रिएक्ट करने की, तो रिएक्शन की अगर साइट नहीं है, प्लेसेस नहीं है, जो एक्टिव प्लेसेस होते हैं, एक्टिव पोजीशंस नहीं है, एक्टिव साइट्स नहीं है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो पाएगा क्या? तो ओरिएंटेशन का मतलब किस डायरेक्शन से आना है मॉलिक्यूल को, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? डेफिनेशन भी बता देंगे भाई ओरिएंटेशन की प्रॉपर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये दोनों फैक्टर, पहले तो एनर्जी उतने अमाउंट तक पहुंचे जो उस रिएक्शन के लिए चाहिए, वो एनर्जी बैरियर की तरह काम करता है, वो अगर क्रॉस कर गया तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन को होना है वही डायरेक्शन है, तो इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा और इफेक्टिव कोलिजन, इन इफेक्टिव कोलिजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफेक्टिव में, और प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग आर्हेनियस में। आर्हेनियस इक्वेशन की अगर बात करो तो आर्हेनियस आपकी इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई, इक्वेशन है। अब ये एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है, टेम्परेचर और ये K और ई ए ये सारे एक्सपोनेंशियल में। तो आप क्या सोचते हो, K और ई ए के बीच में अगर ग्राफ खींचे और K और T के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो कैसा आना चाहिए?
के और ई के बीच में कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन का कहीं पे दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना। ऐसा होगा क्या? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी क्या? क्योंकि इसको अपॉन भी लिख सकते हैं। अगर ई की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो के की वैल्यू छोटी होगी कि कम होगी? ये ग्राफ क्या कह रहा है? अच्छा जो बनाया, ई की वैल्यू बढ़ रही है तो के की वैल्यू क्या बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरा, अगर एक्सपोनेंशियल का इस तरीके का ग्राफ बना सके जिसमें डिक्रीज दिखाना हो तो कैसा बना सकते हो? कैसा? आओ जल्दी, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ही तो पूछ रही हूँ कि कैसा बनता है। एक टर्म ये है ई वाला और एक टर्म है टी। टी वाला टर्म 1/t 1 में है। हाँ, एक ग्राफ ये है और एक ऊपर चला जाएगा, एक इंक्रीजिंग में चला जाएगा। दूसरा बनाओ, डिक्रीजिंग ये है, ठीक है। तो बनाओ ना उल्टा, पेन तो तुम्हारे पास ही, इंक्रीजिंग वाला इसका उल्टा होगा। ऐसे जो ये बनाया ये वाला आएगा, यानी एक ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल का। सही बनाया दीपक ने? सही बनाया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सही शो किया है, तो ये इक्वेशन सही शो हो रही है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, के और ई क्या हो रहा है? एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, तो ई बढ़ेगा तो के बढ़ेगा क्या? इस इक्वेशन में देखो ए कांस्टेंट है, ए को कांस्टेंट ले लो, आर को भी कांस्टेंट ले लो, और जब ई को देख रहे हो तो टी को भी कांस्टेंट ले लो। केवल इसमें और इसमें रिलेशन दो। माइनस ये है तो क्या होना चाहिए? आप बताओ, एक्सपोनेंशियल का मुझे आइडिया नहीं है, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या होना चाहिए? के और टी का ग्राफ और के और ई ये वाला आना चाहिए, के और ई के बीच का ग्राफ, और के और टी के बीच का ग्राफ ये आना चाहिए। क्यों? जब ये और ये रिवर्स है तो उल्टा ही तो आना चाहिए, नहीं? बढ़नी चाहिए। दोनों ग्राफ सेम आएंगे, दोनों ग्राफ डिफरेंट आएंगे, ये आप बताओ। दोनों ग्राफ सेम आएंगे तो ई और टी को ऊपर नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है। के वर्सेस ई का ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज, ये वाला होगा, ये कह रहे हो आप? दिस वन? नहीं, आइडिया ही लगा रहे हैं सब, अभी तो आपने भी मैथ्स नई नई सीखी है। और इसका के और टी का ग्राफ ये भी यही बना दो, ये होना चाहिए पक्का से। अच्छा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करके आओ इसमें, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने? एक्सपोनेंशियल फैक्टर वगैरह ये सारे पढ़ लिए, इनके ग्राफ पढ़ लिए मैथ्स में, ये ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ग्राफ बनाना जानते हैं तो इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, ये कांस्टेंट है तो।
फिर डेफिनेटली क्यों नहीं कह रहे? फिर कल क्या रिसर्च तो करेंगे नहीं घर पर, अगर पढ़ा हुआ है तो फिर डेफिनेटली बताइए कि टी और ई ए में क्या कौन सा ग्राफ होगा, या दोनों एक ही होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, अपना अपना आंसर बताओ। ई ए का होना चाहिए, ई ए का सही है। आप ये बोल रहे हैं कि ई ए का तो सही बना हुआ है ना? सब लोग यही बोल रहे हैं ई ए का ग्राफ सही बना हुआ है, ई ए और के का। अच्छा, और टी का? तो फिर टी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? टी का सही है, और अगर टी की जगह 1/t कर दें तो टी की जगह 1/t कर देंगे तो ई ए जैसा हो जाएगा। हाँ, जो पहले मैंने बनाया था वो सही। आप देवांग इससे अपोजिट बता रहे हैं, जो बना हुआ उससे जस्ट अपोजिट होना चाहिए, यही बता रहे हैं ना आप? कैसे? कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो, लो तुम्हारी बात के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हो? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तो के की वैल्यू तो बढ़नी है, बढ़नी है। चलो ठीक है, फिर भी होमवर्क करके मुझे बताओ, ठीक? क्योंकि ई का मुझे रिलेशन तो मालूम था, कब जीरो होता है कब कैसे होता है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग एलन वाले फॉर्म में लिख लें तो कैसे लिख सकते हैं? लॉग ले लो सीधे सीधे। हाँ हेमांग, कुछ कह रहे हो आप? हेमांग, एक्टिवेशन एनर्जी को कम होने से क्या? तो रिएक्शन जल्दी होगा। हाँ, टाइम कम हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से। एक्टिवेशन एनर्जी डाउन अगर कर दे तो कम हो जाता है टाइम, रिएक्शन का टाइम कम हो जाता है, कम टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, कैटलिस्ट यही काम तो करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता। तो अब इसका लॉग ले लो तो लॉग क्या आ जाएगा? इसी को लॉग फॉर्म बना लो तो क्या बन जाएगा? अगर ln ले लो तो ln के इज इक्वल टू ln ये पूरा, ये फैक्टर, और आपका ये क्या बन जाएगा? ln a प्लस ln, और ये फैक्टर 1 होता है क्या मैथ्स में? तो ये माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा, यही आएगा ना, माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा, ln के इज इक्वल टू। तो कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हो, किसके किसके बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन सकता है? अगर हम लोग ln के ले लो इधर, नेचुरल लॉग ऑफ के, और 1/t के बीच में बना लें, 1/t के बीच में बना लें, टेम्परेचर का इनवर्स ले लें और ln के बीच में ग्राफ बना लें, तो आपका क्या फैक्टर बन जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर ये आपने ले लिया 1/t, ठीक है, तो आपका क्या बन गया? ये y इज इक्वल टू सी, ये mx है तो ये माइनस एम एक्स हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, या m इज इक्वल टू माइनस सी ए बाई आर, और ln a ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये ln के लिए तो बीच में तो ग्राफ खींच ही रहे, तो ऐसा कुछ आएगा क्या? क्लियर है?
और इंटरसेप्ट कितना आ गया, ln a आ गया इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप कितना आ गया, अगर इसका स्लोप लो थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस EA बाई m इज इक्वल आर नॉट टी, EA बाई आर, टी के बीच में तो ग्राफ ही ले रहे हैं, तो माइनस EA बाई आर आ जाएगा m। अब अगर आपको एंगल दिया हो तो आप EA निकाल सकते हो क्या, यस और नो, ठीक है। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हो तो आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, और के भी दे दिया हो, मतलब देखो टोटल में फैक्टर कितने, के है, ए है दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू EA है, चौथी वैल्यू टेम्परेचर है। तो इन चार में से अगर हमको एंगल दे दिया उन्होंने, तो एंगल दे दिया तो हम EA निकाल सकते हैं, एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फिर चार में से एक वैल्यू तो हमने ऐसे निकाल ली, ठीक है। तो आपको दो वैल्यूज अगर कहीं से गिवन हो तो तीसरी कोई निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, यस और नो। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे दे तो के निकाल सकते हो, अगर आपकी टी की वैल्यू दे रखी है, और टी भी निकलवा सकते हैं आपको। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वैल्यूज है, जैसे आर की वैल्यू है आप जूल में लोगे, ठीक है। तो इसकी ए की वैल्यू अगर आपको EA की वैल्यू है तो वो जूल में रखनी है, किस में रखनी है, जूल में रखनी है। अगर क्वेश्चन में मान लो EA की वैल्यू किलो जूल में दे रखी है तो वो क्या होगा, फिर आप उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू आप किस में रखोगे, जूल में रखोगे, 8.314, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर ले। अच्छा लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है वो भी कर लेते हैं। तो क्या करोगे, हमारी इक्वेशन आ गई ln के ए माइनस EA बाई RT, ये आ गई। अब 2.303 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई, पक्का, या डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये log बेस 10 के बन गया, ये क्या बन गया, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आपका log बेस 10 के, ये आपका क्या है, EA बाई RT है, हाँ। इस ln के को सीधे सीधे log बेस 10 इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये EA बाई RT ये है ही, ठीक है। अब अगर तुम log के ले लेते हो तो अब ग्राफ कैसे आएगा, log बेस 10 के इसके फॉर्म में लिखोगे, तो इसके फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 2.303 से पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये फैक्टर हटाना चाहते हो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। पहले बेस E को 10 में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद अगर हमें log k वगैरह के बीच में ग्राफ देखना है तो बेस 10 वाले में तो इसको ले लिया और 2.303 से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा और ये वाले तो कट जाएंगे आपके। अब अगर ln k और t के 1/t के बीच में ग्राफ है तो कैसा बनेगा, वही ग्राफ तो वैसा ही आना है, log k बेस 10 है और किसके बीच में खींच रहे हैं, 1/t के, तो ग्राफ तो वैसा ही आना है, पैटर्न तो वही है, y इक्वल टू mx प्लस c का। लेकिन अब की बार m क्या हो जाएगा, m आपका चेंज हो जाएगा, पहले m था EA बाई आर माइनस में, अब क्या आ जाएगा EA बाई 2.303 आर, तो अब m क्या आ जाएगा, क्लियर है बात। और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे
तो सबसे सिंपलेस्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ग्राफ पे आता है। सिंपलेस्ट का मतलब ग्राफ बना देंगे और आपको कोई थीटा वगैरह की वैल्यू दे करके कोई वैल्यू निकलवाना चाहेंगे। तो इसमें आपको अगर पूरी इक्वेशन में सारी चीजें मालूम है तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर लोगे। थोड़ा यूनिट वगैरह का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं किलो जूल में तो नहीं पूछा है। ऐसे सारी वैल्यूज दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी किलो जूल में पूछी, आपने जूल में निकाल दी, क्योंकि आप आर की वैल्यू 8.314 जूल वाली लगाओगे। तो आंसर में ध्यान रखना है आपको ये चीज। ग्राफ रिलेटेड जो आएगा, एम क्या है, एक्स क्या है, सी क्या है, वो आप सारी चीजें बता पाओगे आई थिंक। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लें इस पे, फिर उसके बाद टेम्परेचर चेंज करने पे कंपैरेटिव वाली इक्वेशन देख लेते हैं, उसका भी कभी कभी कुछ कहना चाहते हो बेटा? लिख रहे हैं इफ रिएक्शन फॉलोज आर्हेनियस रिएक्शन। आर्हेनियस इक्वेशन प्लॉट दिया हुआ है ln के वर्सेस 1/RT gives a straight line with वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? -y यूनिट। ग्रेडियंट का क्या मतलब है? स्लोप। स्लोप को बोलते हैं। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रिएक्टेंट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहे हैं ना। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या लगानी है? आर्हेनियस इक्वेशन लगानी है। स्ट्रेट लाइन के बाद लिखा है विद ग्रेडियंट -y यूनिट। ऑप्शंस दे दूं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आंसर आ रहा है y/r -y, yr एंड y। ग्राफ ln के और 1/RT के बीच का, किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं? किसके बीच में ग्राफ है? 1/RT। अभी तक हमने जो आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही। इक्वेशन लिख दूं ln वाली क्या थी? ln के ln a माइनस EA/RT, यही तो आई थी। ग्रेडियंट आप बोल रहे हो कि ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब m है, टेन थीटा, यही है ना। तो m की वैल्यू कितनी दी है? -5। इस इक्वेशन में देख लो m की वैल्यू क्या आ रही है। -EA तो आ रही है। हाँ, अगर m की वैल्यू देखें तो क्या आ रही है? ये 1/RT के बीच में ग्राफ, तो -EA आएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और वैल्यू क्या दी हुई है? -y, तो EA क्या आ गया? y आ गया। क्लियर है बच्चों?
पक्का से? हर क्वेश्चन टफ नहीं आता है और हर बंदे की किस्मत टफ नहीं होती है कि जो जिस शिफ्ट का वो पेपर दे वो टफ आ जाए। कुछ को तो इजी भी मिलता है ना। वाई आंसर आ गया। एक और कर लो इसी पे। 19 में खूब आया क्वेश्चन, इसमें क्या बात है। ln के 1/t का ग्राफ है, स्लोप दे रखा है। For a reaction, consider the plot of ln k versus 1/t given in the figure. The rate constant of reaction. Rate constant दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स एट 400 डिग्री केल्विन। 400 डिग्री केल्विन पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको निकालना है 4606 दिया हुआ है। 4606 दिया 4000 मतलब। रेट कांस्टेंट निकालना है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 पे दिया है, 500 पे निकालना है। फॉर्मूला बता दें इसके लिए, दो टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर दो दिए हो तो रेट कांस्टेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, वो फॉर्मूला बता दें। बता दो। दो टेम्परेचर अगर हो तो आप ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आप फटाफट। टू टेम्परेचर एंड टू रेट कांस्टेंट, चार चीजें हो गई ना, उसमें से तीन चीजें पता हो, एक निकालना। तो कैसे करते हैं, इसी को लगाते हैं ln k2/k1 इज इक्वल टू आ जाएगा EA/R EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर ये भी नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखो ln k2/k1, पहले k2 आया फिर k1 आया, यहाँ पे याद रखो EA/R, यहाँ पे T2 पहले ले और T2 माइनस T1/T1। एलसीएम ले लिया, बात करिए। ये फॉर्मूला याद रखो, ln k2/k1 इज इक्वल टू EA/R ब्रैकेट में T2 माइनस T1। बैक स्लाइड पे जाऊं क्यों? अब ये क्वेश्चन तुम्हारा निकल जाएगा फटाफट। डेटा डेटा चाहिए, ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अलग अलग टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट पता लगाना है तो रिलेशन क्या है, ln k2/k1 EA/R इज इक्वल टू EA/R ब्रैकेट में हो गया T2 माइनस T1/T1 ये आर्हीनियस की इक्वेशन है, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया गया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर सेम ले लो, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लिया तो आप क्वेश्चन निकालिए। अब आई होप निकाल लेंगे आप लोग। दो टेम्परेचर दिए हैं, एक रेट कांस्टेंट दिया है k1, k2 निकालना है आपको और स्लोप दिया हुआ है। आपको थोड़ी ठंड नहीं लग रही है? थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर दो। मुझे तो लग रही है हल्की सी, फिर गर्मी लगेगी तो।
आंसर ऑप्शन है 4 मल्टीप्लाइड बाई, आंसर ही बता देते हैं 10⁻⁻⁴। 4 ऑप्शन है, आ गया। बाकी लोगों का आया कि नहीं आया? बहुत लंबी कैलकुलेशन है क्या? किया जाए? बताऊं मैं? ln k वाले में स्लोप क्या था? ln k वाले ग्राफ में स्लोप क्या था? स्लोप की वैल्यू तो दी है, -EA/r था स्लोप, -EA/, यही वैल्यू थी। और हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या यूज करना है? ln k2/k1 EA/r को यूज करना है, तो वो वैल्यू तो सीधे सीधे आ जाएगी, है ना। ये आ जाएगी EA/r, कितनी आ जाएगी अगर यहाँ से देखो, EA/r की वैल्यू आ गई 460। ये वैल्यू रख देते हैं। पहला कांस्टेंट 10⁻⁻⁵। k1 निकालना है ना, k2 निकालना है, सॉरी k2/k1 किया था ना हमने, k2 निकालना है, k1 है 10⁻⁻। फिर उसके बाद EA/r की वैल्यू 4606, यही थी। अब यहाँ पे आ गया T2 माइनस T1/T1 T2, T1 था 400, T2 क्या है 500 ना, 500 पे निकालना, और 500 माइनस 400 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? 100 बाई, ये 0 से 0 उड़ गया, कितना आ गया? ln k2/10⁻⁻5 आ गया। ln को कन्वर्ट कर ले तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, k2/10⁻⁻5 है। देख पा रहे हैं सब लोग? ये 406 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 4606 था, 4606 था। ये आ गया आपका 2000। तो डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा? 23, ये 0.2, ये आ जाएगा, यही वैल्यू तो आ जाएगी 2.303। और इस तरफ 2.303 से मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू क्या बन गई अपनी? ये कट गया, log k2/10⁻⁻5 इज इक्वल टू 1, है ना। अब इक्वल कर दो, ये क्या हुआ? 23 कहाँ आ रहा है? 23 कैसे कैसे आएगा?
वन ही आएगा, ये डिवाइड करने पे तो 2.303 ही आएगा ना, इसमें कहाँ कोई, इसमें कोई डाउट है क्या? 2 से डिवाइड करो 2303 और 1000 से डिवाइड करो 3 डेसिमल पे पॉइंट आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही सेम नंबर इधर था, सेम नंबर इधर था, कट गया। log k2 बाई दिस एंड दिस, ये इसको माइनस कर दिया, ये 1 आ गया। अब कितना आ जाएगा? k2 इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये -5 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा? ये 1 है और ये कितना है? -5, तो कितना आ गया? माइनस में 4। तो आपका k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k2 की वैल्यू 10⁻⁻4 आ जाएगा क्या? ये आ गया अब आपका log k2 इज इक्वल टू -4, यही तो आया। तो इसको क्या लिख सकते थे? log, ये लिख सकते थे, तो k2 इज इक्वल टू, ठीक है, यू रिएक्शन वही है तो यूनिट वही रहेगी, पहले की यूनिट सेकेंड इनवर्स थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या दे रखी है इन्होंने? सेकेंड इनवर्स, तो ऑर्डर पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर पूछा नहीं है, मैं तो ऐसे बता रही। हाँ हाँ, इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, वो तो आपको इक्वेशन तो इसी से बनाई गई है ना। इससे ही तो बनाई गई है, ये बाई आर था ना, आर टी था, इसी से तो बनाया गया। एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक इक्वेशन के लिए सेम रहेगा, कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो ln a रहेगा। ये आपका क्या हो गया? ये क्या आ गया? RT1, ये हो गया ln k1, इक्वेशन ये बन, दूसरी बना लो ln k2 ln k ये RT2, ठीक है। ln k2 माइनस ln k1 करोगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो डिवीजन में आ जाएगा k2 बाई k1, ये फैक्टर कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये फैक्टर EA बाई RT2 है माइनस का, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा। इसकी वजह से जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है? 1/T1 माइनस 1/T2, जब पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है। जिसको सारे फॉर्मूले याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो ये वाला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद, T2 माइनस T1, ठीक। इससे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आजकल, तो कोई दो को कंपेयर करना है तो आराम से कर लेंगे, पक्का, ठीक है। अब देखो, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्शन हो रही है कोई, ठीक, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलिजन करते करते प्रोडक्ट में इस तरीके से मान लो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या दिखाया गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एनर्जी। ये किसी टेम्परेचर पे ग्राफ खींचा गया है, मान लो T1 टेम्परेचर, ठीक। इधर दिखाया जा रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी जब एनर्जी हो जाती है तो यहाँ से प्रोडक्ट बनने लगता है, प्रोडक्ट कन्वर्जन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो T1 टेम्परेचर पे अगर देखो तो इतनी एनर्जी बढ़ रही है, इतना ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ दिखाया गया ना, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी इतनी बढ़ती है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ठीक। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज पे आप क्या देखते हो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये पीक तो छोटा हो जाता है और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ये बढ़ जाता है। T2 टेम्परेचर कर दिया, T2 बड़ा है किससे? T1 से। टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया
तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब ये पूरा इतना और बढ़ जाए। क्या बताना चाह रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट कन्वर्जन क्या होता जाता है? इंक्रीज करता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले ज्यादा प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक, अब देखो कुछ एक्सेप्शन की बात की थी ना कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्सेप्शन आपको दिखाई देता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेट कांस्टेंट या रेट बढ़ता नहीं है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसके एक्सेप्शन देखो, क्या कह रहे हैं हेमांग? लास्ट स्लाइड। जैसे एक्सेप्शन में एक तो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। देखो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है ना, वो कैसे करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करना है, इसको डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। जैसे दूध है, दही है, कोई भी ऐसा खाने की चीज है, तो क्या बोला जाता है कि भाई फ्रिज में आप रख दो तो क्या रहेगा, फ्रिज में रखोगे तो प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब ठीक रहेगा खाने के लिए, उसमें कुछ जर्म्स डेवलप नहीं होंगे। अभी गर्मी का सीजन है, जैसे ये कोई भी सीजन है, किसी चीज को आप फ्रिज के बाहर रख दीजिए, देखिए उसमें क्या होगा, फंगस लग जाएगा, ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें इस तरीके की हो जाएंगी। तो होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत डाउन भी कर दो, फ्रिज में रखने से होता क्या, टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ग्रो नहीं कर पाता बहुत कम टेम्परेचर में, उसकी ग्रोथ का रेट बहुत कम है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर को बहुत हाई भी कर दो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया क्या होता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है। तो यानी कि इसकी जो ग्रोथ है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, कोई मीडियम टेम्परेचर होगा, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए वो टेम्परेचर अलग अलग होगा, जिसपे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, मतलब इसका जो डिकम्पोजिशन जो ये कर रहा होगा उसका रेट अच्छा होगा। ठीक, तो जब बैक्टीरिया के केस में हम देखते हैं के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, तो के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कैसा आता है, आप ऐसा देखते हो, इस टाइप का कुछ देखते हो कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे, टेम्परेचर कम है के की वैल्यू, और टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो यहाँ पे मीडियम पे आ गए, फिर टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया तो इसकी ग्रोथ क्या हो गई, कम हो गई, इसका रेट कांस्टेंट कैसे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे के दिखाया जा रहा है। के पहले क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है के, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिमम पे पहुंच जाता है, फिर अगर टेम्परेचर और इंक्रीज करते हो तो के की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, ऑप्टिमम से फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, उसकी डिकम्पोजिशन, उसकी जो एक्टिविटी है उसके रेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कम टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया इनएक्टिव है उसका रेट, और ज्यादा टेम्परेचर पे भी इनएक्टिव है, ये ग्राफ शो कर रहा है। तो हमने अभी क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब उसका रेट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या देख रहे हो, कम हो रही है ना के की वैल्यू, ये तो इंक्रीज शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये वाला पार्ट डिक्रीज शो कर रहा है, तो एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, जैसे जो वाले रिएक्शन होते हैं कुछ, जैसे एक ये वाला रिएक्शन 2NO + O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NO को बर्न करा रहे हैं, बन क्या रहा है, 2NO2 बन रहा है ना। इस रिएक्शन को अगर देखो तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो के की वैल्यू डिक्रीज करती है, रेट क्या करता है, डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट या रेट कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा,
आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी, उसके कुछ ग्राफ पढ़े। एक ग्राफ मैंने आपको होमवर्क में दिया कि कैसे आपको करना है। कुछ हमने क्वेश्चंस किए, K1 K2 ln k एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर इस तरीके से दिया हो तो आप कैसे करो। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इस पे कोई अगर इससे अलग आया होगा तो वो कर लेते, क्योंकि एक ही तरह का करने से तो फायदा है नहीं। ये कभी ट्रिपल ई में आया हुआ है क्वेश्चन। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA1 दिया हुआ है। और इसके लिए दिया हुआ है EA2। और क्वेश्चन में दे रहे हैं EA2 इज इक्वल टू 2 EA1, ये गिवन है। देन K1 एंड K2 रिलेटेड में, K1 K2 किस कैसे रिलेटेड होंगे? आर्हीनियस इक्वेशन को यूज करके करना। ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ए को दोनों इक्वेशन के लिए सेम ले लो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, दूसरे के लिए EA2 है। EA1 और EA2 के बीच में रिलेशन है, EA2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स EA1। K1 और K2 का रिलेशन निकालना है। ट्राई करिए। दोनों सिचुएशन के लिए इक्वेशन लिख लो, वही वाली सिंपल वाली लिखना। K इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई RT माइनस EA बाई RT, जो सबसे पहली इक्वेशन बताई थी उसी को लिखो दोनों के लिए। ये वाली नहीं, वो वाली लिखो, सिंपल वाली जो थी सबसे पहले वाली। K इज इक्वल टू, हाँ, AE की पावर, तो सॉल्व करना लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर यही होगा, क्योंकि हमें जो रिलेशन निकालना है ना, हम तो जो यूज करें हमारी मर्जी, तो बाद में लेना पड़ रहा है तो। ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं? K1 डिफरेंट है और टेम्परेचर वो डिफरेंट है EA। टेम्परेचर वगैरह सेम है क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ए को भी सेम ले लो, जो फैक्टर है ए, टेम्परेचर को भी सेम ले लो।
किसी का आया क्या? log k2 इज इक्वल टू, ऑप्शन बता दूं क्या? ऑप्शन बता दूं? ऑप्शन से भी कुछ तो गेस करो क्या? ऑप्शन आपकी ये की मैंने, पहला दिया हुआ है k1 इज इक्वल टू ए टी टू k2 e रेज टू पावर a2/r2, ऐसे लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है k1 इज इक्वल टू k2 e रेज टू पावर a1/r2। सी ऑप्शन है k2 इज इक्वल टू k1 e रेज टू पावर a2/r। और फोर्थ है k1 इज इक्वल टू a k2 e रेज टू पावर a1। ये e है एक्सपोनेंशियल। हाँ, इसमें ए डाल दिया इन्होंने, एक ऑप्शन में ए है। इस ये डी वाले को तो ऐसे ही हम हटा सकते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा ना। ए तो होगा नहीं, ये तो दोनों भी कॉमन है तो कट जाएगा। तो डी ऑप्शन को तो ऐसे ही उड़ा दो। हो पा रहा है या नहीं, क्या बोल रहे हैं सारांश? क्या हिंट दूं? ये कह रहे हो आप? हिंट तो दे दिया फॉर्मूला, और क्या हिंट दूं? और तो मैं करके ही बताऊं। ई की पावर कटती है क्या? ई की पावर्स अपने आप में कट जाती हैं। जैसे ई का पावर, ये जैसे कर रहे हैं ये पूरा उड़ा दिया है। नहीं, ई तो है, कटती नहीं है तो माइनस होती होगी। करके बताऊं? कटती है पावर? पावर कट जाएगी तब तो फिर आएगा ही नहीं। हम्म। आ गया किसी का? नहीं तो करके दिखाएं। सी आना चाहिए। सी बोले तो k1 इज इक्वल टू k2 e a1। आंसर दे रहे हैं इसमें k1 इज इक्वल टू k2 e रेज टू पावर a1/RT। पॉजिटिव में है, मैंने माइनस में लिखा है ना। हाँ, पॉजिटिव में है, ये माइनस में नहीं। या लिखें, स्टार्ट करें।
करते हैं, देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, जहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा बताना। क्या लिखते थे हम लोग, अगर क्या लिखे उसके तरीके से, k इज इक्वल टू k1 लिख दूं, ए को सेम ले लिया, e रेज टू पावर EA1 RT, यही तो लिखेंगे। अब दूसरे के लिए क्या लिखोगे, K2 इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर EA2 बाई, अब EA1 और EA2 को रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस कैसे करें, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, EA2 इज इक्वल टू 2EA1, यही दिया है ना, EA2 इज इक्वल टू 2EA1, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2EA1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करें कैसे, हाँ वही तो कह रही हूँ, माइनस माइनस तो होता ही होगा ना। K2 बाई K1 करूं या माइनस करूं, K2 माइनस K1, K1 बाई K2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए आपका कट जाएगा, दो इक्वेशन अपनी ये है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ए तो कट गया, ई रेस टू पावर क्या आ गया यहाँ पे, माइनस ई ए बाई आर टी, हाँ, और दूसरे में क्या आ गया, EA1 बाई आर टी, ये ई रेस टू पावर है, इसको ऊपर में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ई रेस टू पावर EA1 बाई आर टी, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा 2EA1 बाई आर टी, तो K1 बाई K2 ये है आपका। अब ये आ गया आपका ई रेस टू पावर पॉजिटिव में EA1 बाई, सबको क्लियर है। अब K1 और K2 के इस रिलेशन से जो भी सेटिस्फाई हो रहा हो ऑप्शन देख लो, बी था शायद, ये है ना, ये वाला बी ऑप्शन था, पॉजिटिव में कर दिया, सही है। K1 इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, इजी था, थोड़ा सा क्या समझना था हम लोगों को, नहीं इजी नहीं था, किसी की आवाज आई, इजी नहीं था, इजी था, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना। जब देखो अपने को ऑप्शन देख के तो ऐसे पता लग रहा था कि डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ए लगा रखा है, जब कंपेयर करोगे तो ये फैक्टर कटेंगे अगर डिवाइड करोगे। दूसरी चीज क्या थी कि हमें ये देखना था कि जब सब में ई एक्सपोनेंशियल आ रहा है, मतलब ई एक दूसरे से कटते तो नहीं है, अब वैल्यू ऊपर नीचे जब पावर्स ले जाओगे तो माइनस माइनस हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना था। एक और करेंगे, कोई पुराना ले लेना, ये तो नया है, कोई पुराना क्वेश्चन ले लेते हैं। हेमांग कोई दिक्कत है, हेमांग जी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हैं, रेट ऑफ, करो भैया, क्या कह रहे हैं हम, तुम लोग वो नहीं करते हो, मैडम से बातें शेयर नहीं करते हो, रेट ऑफ सर्टेन, मतलब ऐसी कोई बात हो जो टीचर से आप शेयर कर सकते तो आराम से कूलली किया करो। अब मान लो आपकी आपस की बात है तो अलग बात है। Rate of certain physical biochemical reaction at physiological temperature occurs 10 raised to power 6 times faster
with enzyme then without। बोल रहे हैं कि अगर एंजाइम नहीं लेते हो उस रिएक्शन में तो रेट कम है, और एंजाइम अगर लगा देते हो तो कितना हो जाता है रेट, 10⁻6 हो जाता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम। आपको एक्टिवेशन एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वही निकालना है। चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम। अब उसी इक्वेशन को यूज करोगे, पहले EA1 मान लो फिर EA2 मान लो, उसमें चेंज निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, क्या टेम्परेचर T मान लो, टेम्परेचर कुछ दिया ही नहीं है, बायोलॉजिकल टेम्परेचर T लिखा हुआ है, ऐसे T मान लो, कंपेयर करोगे, डिवाइड करोगे, यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। 2020 में आया हुआ है, क्या बात है, फेवरेट बन रहा है आर्यनियस। चलो भैया, अल्लाह, आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 6 बज गए शायद। अभी वो आ जाएंगे ना छोटे वाले बच्चे, सारा हम सोच रहे हैं। 10⁻6, एक में x ले लो, एक में 10⁻6 ले लो, एक में 1 ले लो, एक में 10⁻6 ले लो। मास्टर तुम ऐसी छोटी बातें पूछोगे सारा, है ना, नई चीज नहीं है, विद है, विद। विद को साइन लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं ना, सुना नहीं? ओ शिट, मुझे नहीं, आप लोगों को पता नहीं और मैं लिख देती हूँ अक्सर, गलत बात है, इसे मुझे मालूम होना चाहिए। विद को ऐसे साइन लैंग्वेज में ऐसे, मैं तो अक्सर करके ही लिख देती हूँ। आप बोलोगे मैम आप बहुत कुछ ऐसा लिख देते हैं जो हमें बाद में PDF में समझ नहीं आता। चलो चलो फटाफट करो, फास्ट। ऑप्शन है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं? ऑप्शन लिख लो इस क्वेश्चन के। 6RT बहुत सही, -6 2.303 RT ऐसे लिखा हुआ है। और एक है आपका यही वैल्यू प्लस में, और यही वैल्यू माइनस में, ये ऑप्शन है। देख दिखा लो, बी आएगा, बी आ रहा है। बुला लो, आ जाओ आ जाओ। आंसर C +6 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 RT। अभी के लिए